और इसी फ़र्क की वजह से हमारे पास जो M1 रिसेप्टर की शेप थोड़ी अलग होगी, M2 की थोड़ी अलग होगी, और इसी वजह से एसिटाइलकोलिन जो हमारे पास है वो दोनों पर लग जाएगा। लेकिन बाकी दवाइयाँ जैसे कि हमारे पास वो बाकी दवाइयाँ जो होती हैं, जैसे कि कोई फॉर एग्जाम्पल मैं नाम लूँ पायरिनजिपिन, ठीक है, या मैं नाम लूँ गैलेमिन का नाम लूँ, ठीक है, ये इतनी स्पेसिफिक हैं कि वो सिर्फ अपने रिसेप्टर पे लगेंगी। फॉर एग्जाम्पल वो बनाई गई है M1 के लिए, तो M1 पे लगेंगे, M2 पे नहीं लगेंगी, लेकिन एसिटाइलकोलिन दोनों पे लग सकता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखें, यानी कि एसिटाइलकोलिन सब पे लग सकता है, क्योंकि हम किसकी बात करें, कोलिनर्जिक रिसेप्टर की बात करें, ठीक है। लेकिन स्पेसिफिक ड्रग्स बनाई गई जो कि स्पेसिफिक रिसेप्टर पे ही काम करती हैं। अब इसके बाद अगली बात जो लिखी है वो क्या लिखी हुई है कि ऑल दो 5 muscarinic receptor have been identified by gene cloning। इसका मतलब क्या हो, ऑल दो का मतलब होता है अगरचे, ठीक है। अच्छा, हमारे पास देखिए क्लोनिंग का मतलब क्या होता है। क्लोनिंग का मतलब होता है, अगर हम आम अल्फाज में बात करें तो बेसिकली इसका मतलब होता है कि एग्जैक्ट कॉपी तैयार करना, यानी कि बिल्कुल जीरोक्स, बिल्कुल सेम चीज़ की ये पेंसिल है, इसकी मैंने बिल्कुल सेम पेंसिल बना ली, ठीक है, तो ये क्लोनिंग कहलाएगी फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अच्छा, अब हमारी बॉडी, ठीक है, तो हमारी बॉडी में हर चीज़, चाहे वो हमारी आंखों का रंग हो, हमारे सेल्स के अंदर मौजूद रिसेप्टर्स हों, ठीक है, कोई भी चीज़ हो, उन सबको बनाने की जो रेसिपी है वो कहाँ होती है, हमारे जीन्स में होती है, ठीक है। और जीन किसका हिस्सा है, डीएनए का हिस्सा है ना, ठीक है, हमारे जीन के अंदर लिखी होती है उसकी रेसिपी, ठीक है। साइंटिस्ट ने क्या किया, उन्होंने हमारे जो सेल्स से वो जीन निकाले, वो रेसिपी निकाली जो कि मस्कुरानिक रिसेप्टर बना रहे हैं, ठीक है, उन स्पेसिफिक जीन्स को निकाल दिया। जब उन स्पेसिफिक जीन्स को निकाला, फॉर एग्जाम्पल स्पेसिफिक जीन निकल गए, ठीक है, फिर क्या किया, फिर लेबॉर्ट्री में उस जीन की क्या की, इस जीन की बहुत सारी कॉपीज़ बना ली, ठीक है, बहुत सारी सेम कॉपीज़ बन गई, ठीक है, इसको हमने क्या कहा, क्लोनिंग कहा, ठीक है। और जब फिर उस पूरी रेसिपी को पढ़ा, पूरी बुक को पढ़ा जो बहुत सारी कॉपीज़ थी, तो पता चला उनको कि बेसिकली तो उन्हें क्या मिली, 5 अलग अलग कॉपीज़ मिली। उन्होंने ली तो एक ही थी जीन, ठीक है, यानी कि वो जीन जो कि मस्कुरानिक बना रही है, ठीक है, तो उन्हें क्या मिली, 5 अलग अलग रेसिपीज़ मिली, ठीक है। यानी कि एक रेसिपी थी M1 रिसेप्टर बनाने की, एक थी M2 की, एक थी M4 की, और एक थी M5 की, ठीक है। तो जीन क्लोनिंग से साइंटिस्ट को बिल्कुल ये 100% यकीन हो गया और सबूत मिल गया कि दुनिया में बुनियादी तौर पर, बेसिक तौर पर अगर हम देखें तो मस्कुरानिक रिसेप्टर 5 ही हैं, ठीक है, क्योंकि जो इनको बनाने वाले जेनेटिक कोड हैं वो क्या हैं, 5 अलग किस्म के हैं, ठीक है। अब ये 5 जो है हमारे पास एक ही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, ठीक है, लेकिन इनकी जीन्स में थोड़ा बहुत फ़र्क है, ठीक है, इनकी कोडिंग में थोड़ा बहुत क्या है, फ़र्क है। अब अगली बात क्या कही जा रही है कि ओनली M1 M2 एंड M3 रिसेप्टर्स हैव बीन फंक्शनली करेक्टराइज, ठीक है, यानी कि जो ऑल्दो लिखा हुआ था अगरचे, अब उसका ट्विस्ट यहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि हमारे पास कि बेसिकली फंक्शनली करेक्टर, पहले समझें फंक्शनली करेक्टराइज का मतलब क्या होता है। देखिए इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि हमें इनके काम फंक्शन अच्छे तरीके से मालूम है और हमें इनको पूरी तरीके से हम समझ चुके हैं, ठीक है। तो ये लाइन ये कहेगी कि भले ही हमारे पास जीन्स के लेवल पर देखें तो 5 में अलग अलग ब्रांचेस दिख रही हैं, M1 M2 M3 M4 M5, ठीक है, लेकिन जब बात आती है असली बॉडी के फंक्शंस की, यानी कि उन पर रिसर्च करने की और उनके काम को बिल्कुल सही समझने की, ठीक है, प्रॉपरली, इनकी हर चीज़ पता है हमें, तो हम सिर्फ 3 बेसिकली M1 M2 M3, ठीक है, इनको ही सही समझ पाएँ, ठीक है, इनको हम सही से बिल्कुल समझ पाएँ और बिल्कुल हमें पता है हर चीज़, ठीक है। अगर हम देखें हमारे दिमाग में सवाल आ सकता है कि M4 M5 के बारे में हमें क्यों नहीं पता, तो बेसिकली M4 और M5 जो हमारे पास हैं, ठीक है, वो कहाँ है, हमारे पास वो जो ब्रेन है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारा, ठीक है, उसके बिल्कुल अंदरूनी हिस्सों में, ठीक है, तो उन्हें बाहर निकालना यानी कि एज़ कम्पेयर टू M1 M2 M3 ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है M4 M5, क्योंकि ब्रेन के अंदरूनी हिस्सों में, ठीक है, यानी कि इन पर रिसर्च चल रही है अभी, ठीक है। लेकिन हमारे पास M1 को देखें तो M1 बेसिकली हमारे पास हमारे स्टमक के सेल्स और नर्व्स में बिल्कुल वाज़ेह दिख रहा है, ठीक है। अगर M2 की बात करें तो M2 हमारे पास हमारे हार्ट पर बहुत साफ अपना काम दिखा रहा है, ठीक है, हमें पता चल गया कि M2 हमारे हार्ट पर काम कर रहा है, ठीक है। M3 रिसेप्टर हमारे पास जो है हमारे इंटेस्टाइन्स हो गए, ठीक है, हमारा एब्डोमिनल रीजन हो गया, हमारे ग्लैंड्स हो गए, उन पर हमें साफ दिख रहा है M3, ठीक है। अब अगर हम देखें अपनी पूरी फार्माकोलॉजी में आगे जब चलेंगे हम, तो हमें जितने भी क्लिनिकल मेडिसिन दिखाई देंगी, ठीक है, यानी कि दवाइयाँ दिखाई देंगी, ठीक है, चाहे वो एट्रोपिन हो, एसिटाइलकोलिन की बाकी जो नकली दवाइयाँ मिमेटिक्स हैं, ठीक है, तो हमें उन सब का ज़्यादा ताल्लुक किससे होगा, M1 M2 या M3 से होगा, ठीक है। और हमें समझना भी ज़्यादा अच्छे से इन तीनों को ही है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें इनके बारे में हर चीज़ मालूम है, ये फंक्शनली करेक्टराइज इनको हम कह रहे हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे हमें नेक्स्ट हेडिंग क्या करिए, लोकेशन ऑफ मस्कुरानिक रिसेप्टर। अब इस पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है कि दीज रिसेप्टर्स हैव बीन फाउंड ऑन गैंग्लिया ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। अच्छा पहले यहाँ से समझें, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है हमारे पास, देखें पेरीफेरी, किनारा, ठीक है, हमारे जो ब्रेन है और हमारे स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, उससे बाहर जितनी भी नर्व्स निकल रही हैं, ठीक है। अब इन पूरे नर्व्स को हम क्या कहते हैं, नर्व्स के जाल को पूरे हम क्या कहते हैं, हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं, ठीक है।
CNS हमारे पास जो होता है उसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को हम बेसिकली डिस्कस करते हैं, क्योंकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हम किसकी बात कर रहे होते हैं, नर्व्स की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, हमारे पास फिर लिखा हुआ है गैंग्लिया। तो बेसिकली गैंग्लिया क्या है, गैंग्लिया हमारे पास ये बेसिकली इसका जो सिंगुलर है वो गैंग्लियन है, ठीक है। अच्छा, गैंग्लिया क्या होता है, अगर मैं सिंगुलर की बात करूँ तो गैंग्लियन बोलूँगी, मैं यहाँ लिखा है प्लूरल गैंग्लिया, ठीक है। तो गैंग्लिया क्या होता है, हमारे पास जो नर्व सेल है, न्यूरॉन है, ठीक है, उनके आपस में मिलने की जगह, फॉर एग्जाम्पल ये नर्व सेल है और ये नर्व सेल है, ठीक है। अच्छा, उनके आपस में मिलने की जगह यानी कि जंक्शन को हम क्या कहते हैं, गैंग्लिया कहते हैं, ठीक है। अगर हम इसको माइक्रो लेवल पर देखें यानी कि बिल्कुल गौर से देखें तो गैंग्लिया बेसिकली क्या है हमारे पास, गैंग्लिया बेसिकली हम उस चीज़ को कहेंगे, उस जगह को कहेंगे जहाँ बहुत सारे न्यूरॉन की सेल बॉडीज़ हों, ठीक है, सेल बॉडीज़। हम जानते हैं न्यूरॉन का बेसिक स्ट्रक्चर जो है 3 पार्ट्स हैं, ठीक है। एक है सेल बॉडी, फिर डेंड्राइट्स एंड देन एक्सॉन, ऐसा ही है ना, ठीक है। तो बेसिकली वो जगह जहाँ पर क्या हो, बहुत सारे न्यूरॉन की सेल बॉडीज़ हों, तो हम उस जगह को क्या कहते हैं, न्यूरॉन कहते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पर सॉरी, उस जगह को क्या कहते हैं, हम कहते हैं बेसिकली गैंग्लिया कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये बेसिकली क्लस्टर ऑफ सेल बॉडीज़, ठीक है। अब यहाँ देखें, ये मेरे पास फॉर एग्जाम्पल ये है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड से जो पहली नर्व यानी कि जिसको हम बोलते हैं प्री गैंग्लियनिक नर्व, ठीक है। अब ये नर्व जो हमारे पास ये जा रही है, ये इस गैंग्लियन में दाखिल हो गई, ठीक है। इस गैंग्लियन में दाखिल हो गई। गैंग्लिया क्या बेसिकली यानी कि जहाँ पर बहुत सारी नर्व्स की सेल बॉडीज़ पड़ी हुई है, ठीक है। तो हमारे पास ये प्री गैंग्लियन वहाँ गई, वहाँ जाके क्या करेगी, इन यानी कि जो नर्व्स पड़ी हुई है, नर्व की सेल बॉडीज़, इन सबको एक साथ सिग्नल मिलेगा, ठीक है। यानी कि गैंग्लियन असल में वो सॉलिड जगह है, ठोस जगह, जहाँ पर क्या है, बहुत सारे नर्व्स का सोमा यानी कि सेल बॉडीज़ पड़ी हुई हैं, उनका कलेक्शन पड़ा हुआ है, और जहाँ पर न्यूरॉन का जो एक्सॉन है यानी कि जो एक्सॉन था इसका वो आ रहा है, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, गैंग्लियन कहेंगे, ठीक है। इस गैंग्लियन और गैंग्लिया लफ्ज़ में थोड़ा फ़र्क है, ठीक है। तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, गैंग्लियन हमारे पास जो होता है, गैंग्लियन यानी कि सिंगुलर, ठीक है। इसका मतलब क्या हो, यानी कि जब बहुत सारी सेल बॉडीज़, यहाँ पर देखें बहुत सारी सेल बॉडीज़ क्या हैं, एक क्लस्टर की शक्ल में मौजूद हैं, तो उस पूरे हम गुच्छे को, इस क्लस्टर को क्या कहेंगे, इस गैंग्लियन कहेंगे, क्या कहेंगे, गैंग्लियन, ठीक है। अच्छा, गैंग्लिया क्या होता है, गैंग्लिया होता है प्लूरल, ठीक है। यानी कि ज़्यादा, प्लूरल मतलब कि ज़्यादा, जब बॉडी में अलग अलग जगह पर हमें बॉडी है, फॉर एग्जाम्पल इसमें अलग अलग जगह पर क्या दिख रहे हैं, हमें ये सारे गुच्छे दिख रहे हैं, एक गुच्छा यहाँ पर है, एक गुच्छा यहाँ पर है, ठीक है। तो हम उन सबको मिलाकर क्या कहेंगे, उन सबको मिलाकर कहेंगे गैंग्लिया कहेंगे, ठीक है। अब ये दिख रहा है आपको गैंग्लिया, ठीक है। अब इस पे ये जो गैंग्लिया आपको दिख रहा है, इस पे क्या होता है, रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, ठीक है। अब ये रिसेप्टर ऐसा नहीं होगा कि हर किसी पे निकोटीनिक है या हर किसी पे, हर गैंग्लिया में मस्कुरानिक रिसेप्टर है। ये बेसिकली रिसेप्टर गैंग्लिया पे होना कुछ चीज़ों पे डिपेंड करता है, ठीक है। सबसे पहली और ज़रूरी चीज़ क्या है हमारे पास, कि बॉडी को उस वक्त जिस वक्त ये फॉर एग्जाम्पल गैंग्लिया, ठीक है, तो बॉडी को इस वक्त किस तरह के सिग्नल की नीड है, ठीक है। अगर बात करें फॉर एग्जाम्पल, बॉडी को क्या चाहिए, फास्ट ट्रांसमिशन चाहिए, यानी कि फ़ौरन सिग्नल चाहिए, ठीक है। अगर दिमाग चाहता है कि ये सिग्नल बिना किसी देर के यानी कि मिली सेकेंड्स में क्या है, अगले न्यूरॉन तक पहुंच जाए, ठीक है। तो वहाँ पर हमारे पास रिसेप्टर जो होंगे गैंग्लिया पर कौन से होंगे, वो निकोटीनिक रिसेप्टर्स होंगे, ठीक है, ताकि जल्दी काम हो, क्योंकि निकोटीनिक जो होते हैं वो आयन रिसेप्टर होते हैं, और आयन रिसेप्टर क्या होते हैं, फास्ट होते हैं, ठीक है। अब इस तरीके से अगर हम बात करें हमारे पास कि अगर सिग्नल को थोड़ा थोड़ा डिले होकर चलना है, ठीक है, या उसकी इंटेंसिटी को यानी कि शिद्दत को थोड़ा सा कम करना है, कंट्रोल करना है, तो वहाँ पर हमारे पास क्या होते हैं, मस्कुरानिक रिसेप्टर होंगे, क्या होंगे, मस्कुरानिक रिसेप्टर्स होंगे, यानी कि M1 M2 M3 M4 M5 या कोई भी M1 से लेकर M5 तक हो सकता है, ठीक है। क्योंकि ये क्या होते हैं, ये जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर होते हैं, यानी कि ये थोड़ा सा स्लो काम करते हैं एज़ कम्पेयर टू निकोटीनिक। यहाँ ये बात जानना बहुत ही ज़रूरी है हमारे पास। अगर हम बात करेंगे सिंपैथेटिक गैंग्लिया की, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये नर्व थी सिंपैथेटिक, बेसिकली नर्व सिंपैथेटिक प्री गैंग्लियनिक नर्व थी, ठीक है। और इस तरीके से गैंग्लिया क्या कहलाएगा, सिंपैथेटिक गैंग्लिया था, ठीक है। यानी कि ये सिस्टम सिंपैथेटिक के अंडर आ रहा था, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पर जो सिंपैथेटिक यानी कि सिंपैथेटिक में सोचे ट्रांसमिशन कैसी होती है, फास्ट होगी या स्लो, सिंपैथेटिक फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या चाहिए, फास्ट, हमें ट्रांसमिशन चाहिए ना, जाहिर सी बात है। तो इसके लिए यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास जो होगा निकोटीनिक रिसेप्टर्स मौजूद होंगे, ठीक है। लेकिन साथ में M1 रिसेप्टर भी हो सकते हैं, M1 रिसेप्टर भी होते हैं, यानी कि निकोटीनिक तो होंगे ही होंगे, ठीक है। और साथ में क्या होता है, ऐसा हाइपर M1 काम करते हैं। M1 क्या करते हैं, सिग्नल को थोड़ा सा मज़ीद बेहतर बनाने के लिए, यानी कि ऐसा इसके अंडर काम करेंगे, जो निकोटीनिक है ना इसके अंडर काम करेंगे M1, ठीक है, ठीक है। इस तरीके से अगर हम बात करें, मेरे पास फॉर एग्जांपल ये नर्व है पैरासिम्पैथेटिक की, ठीक है। तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम कैसे है, रेस्ट एंड डाइजेस्ट का है, ठीक है। तो यानी कि सुकून वाला। तो इसमें भी यहाँ पर हमारे पास जो गैंग्लिया होगा ना, गैंग्लिया, यहाँ भी गैंग्लिया में जो बेसिकली ट्रांसमिशन के लिए जो रिसेप्टर लगे हुए हैं, ठीक है, वो कौन से होंगे, निकोटीनिक ही हैं, ठीक है। दोनों में, चाहे सिंपैथेटिक की बात करें चाहे पैरासिम्पैथेटिक की बात करें, तो हमारे पास जो प्री गैंग्लियनिक नर्व है ना, वो यानी कि यहाँ पर जो गैंग्लिया आ रहा है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर सिग्नल कैसे है, निकोटीनिक, यानी कि आयन चैनल हमारे पास रिसेप्टर्स हैं, ठीक है।
तो और यहाँ पर निकोटीनिक है, लेकिन फ़र्क क्या है, साथ में कौन होगा, M2, ठीक है। वहाँ पर कौन था, M1 था, ठीक है, हेल्प एज ए हेल्पर। यहाँ पर एज ए हेल्पर कौन है, M2, ठीक है। जो बेसिकली M2 एज अ इनहिबिटरी काम करता है, ठीक है, ताकि सिस्टम ओवर एक्टिव ना हो। हम इसको अपने इस चैप्टर के पिछले चैप्टर में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अभी जो लफ्ज़ हम बोल रहे हैं कब से कि प्री गैंग्लियोनिक नर्व, देखें बेसिकली हमारे पास गैंग्लियोनिक बेसिकली क्या है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव यूज़ हो रहा है, यानी कि बेसिकली अब ये गैंग्लियोनिक लफ्ज़ हम तब यूज़ करेंगे जब हम गैंग्लिया से जुड़ी किसी चीज़ की बात करें। फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर रही हूँ इस नर्व की, ठीक है, तो ये गैंग्लिया से अटैच्ड है, ऐसा ही है ना। तो मैं इसको क्या बोलूँगी, ये नर्व जो है गैंग्लिया से पहले है, इसलिए मैं इसको क्या बोलूँगी, प्री गैंग्लियोनिक नर्व बोलूँगी। इस तरीके से मैं अगर बात कर रही हूँ इस नर्व की बात करी तो ये गैंग्लिया के बाद है, ठीक है, तो मैं क्या बोलूँगी, इसको पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व बोलूँगी, यानी कि गैंग्लिया के बाद, ठीक है, पोस्ट मतलब बाद। अब जो दवाइयाँ इस पूरे जगह को ब्लॉक करेंगी तो उसको मैं क्या बोलूँगी, गैंग्लियोनिक ब्लॉकर बोलूँगी। अब अगली बात यहाँ पर लिखी हुई एंड ऑन द ऑटोनॉमिक इफेक्टर ऑर्गन, क्या मतलब हुआ, देखें हमारे पास जो ये कोलिनर्जिक रिसेप्टर थे, एक तो गैंग्लिया पे हमने देखा, ठीक है। हम कहाँ देख रहे हैं, ऑटोनॉमिक इफेक्टर ऑर्गन, ठीक है। सबसे पहले देखें ऑटोनॉमिक लफ्ज़ का मतलब क्या, ऑटोनॉमिक का मतलब क्या होता है, वो सारे काम तुम्हारी मर्जी के बगैर हो रहे हैं, ऑटोमेटिक हो रहे हैं, ठीक है, जैसे दिल का धड़कना, खाने का हजम होना, सब ऑटोमेटिक हो रहा है, ठीक है। इफेक्टर ऑर्गन मतलब क्या, इफेक्टर ऑर्गन का मतलब होता है हमारे पास ये रहा इफेक्टर ऑर्गन, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है वो ऑर्गन, यानी कि वो आज़ा जो उस ऑटोमेटिक सिग्नल को मिलने के बाद क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, इफेक्ट दिखा रहे हैं, उनको हम क्या कहेंगे, इफेक्टर ऑर्गन कहेंगे, ठीक है। तो आसान लफ्ज़ में बात करें, बेसिकली ये रिसेप्टर यानी कि जो कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स हैं, ठीक है, M1 M2 M3 M4 ये रिसेप्टर उन सभी ऑटोमेटिक ऑर्गन्स पर मिलेंगे आपको। जैसे कि अगर हम बात करें हार्ट पर, तो हार्ट पर रिसेप्टर्स हैं मुस्कुराने का, हम जानते हैं, ठीक है। तो हमारे पास अगर हम बात करें स्टमक पर, ठीक है, तो यानी कि उन ऑटोमेटिक ऑर्गन आपको मिलेंगे रिसेप्टर, ठीक है, जो दिमाग के कहने पर क्या करते हैं, बिल्कुल चुपचाप काम करते हैं, ठीक है। अब अगली बात जो लिखी है हमारे पास, इन ऑटोनॉमिक इफेक्टर ऑर्गन की एग्जांपल दी गई है, क्या लिखा हुआ है, सच एज हार्ट, स्मूथ मसल, ब्रेन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम हार्ट की बात करें, यानी कि दिल की बात करें, तो यहाँ पर रिसेप्टर कौन से हैं, M2 बिल्कुल प्रोमिनेंट रिसेप्टर में दिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, हार्ट पर, ठीक है। अच्छा, जो हमारा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम क्या होगा, एक्टिवेट होगा, तो एसिटाइल कोलिन जो होगा हमारे पास इस M2 रिसेप्टर पर लगेगा, एक्टिवेट करेगा इसको, और हार्ट रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब स्मूथ मसल को देखें हमारे पास, तो यानी कि नरम मसल, स्मूथ मसल नरम, ठीक है। तो ये मसल्स हमारी कहाँ होती है, स्मूथ मसल हमारे फूड पाइप यानी कि ओसोफेगस पर होती हैं, ठीक है, स्टमक में होते हैं स्मूथ मसल, और हमारे इंटेस्टाइन में होती हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या दिखता है इन तीन हिस्सों में, स्टमक, ओसोफेगस एंड इंटेस्टाइन, यहाँ पर क्या दिखेगा आपको, M3 प्रोमिनेंट है, M3 मस्कुलानिक रिसेप्टर, ठीक है, बहुत प्रोमिनेंट है, ठीक है, जो कि कर रहे हैं हमारे पास पेरिस्टाल्सिस वगैरह में हेल्प कर रहे हैं, खाना वगैरह हजम होने में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अगर हम देखें ब्रेन, ठीक है, तो ब्रेन हमारे पास जो है यानी कि दिमाग, ठीक है। अब हमारे CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी ये रिसेप्टर बहुत बड़ी अमाउंट में प्रेजेंट है, ठीक है, M1 M4 ये प्रेजेंट है ब्रेन में, ठीक है। और अगर हम देखें एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड हमारे पास जो है यानी कि सिक्रीशन निकालने वाले जो ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, हम जानते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या, वो चीज़ जो सिक्रीशन निकाले, ठीक है, वो थैली ग्लैंड बेसिकली जो क्या करे, अपने अंदर बनाए हुए केमिकल को बाहर निकाले, ठीक है। अच्छा, और एक्सोक्राइन ग्लैंड हमारे पास, ठीक है, अब जैसे कि हमारे आंसू निकालने वाले जो ग्लैंड्स हैं, ठीक है, ये हमारे थूक बनाने वाले जो ग्लैंड्स हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, ठीक है, यहाँ भी हमें क्या दिख रहे हैं, M3 रिसेप्टर दिख रहा है, ठीक है, M3 रिसेप्टर यहाँ प्रेजेंट है। अब यहाँ जो अगली बात लिखी हुई है, नोट करके लिखा हुआ है, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होगी, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट बात है। लिखा हुआ है, ड्रग्स विद मस्कुरानिक एक्शन प्रिफरेंशियली स्टिमुलेट मस्कुरानिक रिसेप्टर ऑन दीज टिश्यूज, बट एट हाई कंसंट्रेशन दे में शो सम एक्टिविटी एट निकोटीनिक रिसेप्टर। क्या मतलब वो दवाइयाँ जो कि मस्कुरानिक रिसेप्टर पर लगनी चाहिए, कहाँ लगनी चाहिए, मस्कुरानिक रिसेप्टर पर। लेकिन अगर आप उन दवाइयों की, फॉर एग्जाम्पल ये दवाई कहाँ लगनी है, ये दवाई लगनी है मस्कुरानिक रिसेप्टर पर, ठीक है, लेकिन आपने क्या किया, इस दवाई की हाई डोज दे दी, ठीक है, हाई डोज बॉडी में जाकर, तो क्या होगा हमारे पास, ये मस्कुरानिक यानी कि इसको लगना था मस्कुरानिक रिसेप्टर पर, लेकिन अब ये कहाँ लगेगी, ये निकोटीनिक भी लग सकती है, एसिटाइल कोलिन भी लग सकती है, यानी कि अलग अलग रिसेप्टर पे लग सकती है, ठीक है, क्योंकि इसकी डोज क्या हो गई, हाई हो गई, ठीक है। अच्छा, इस चीज़ को समझने के लिए इस तरीके से सोचें, फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्या है, आपके पास बहुत सारी चाबियाँ हैं, 100 चाबियाँ हैं, 200 चाबियाँ, ठीक है, और आप क्या करें, बहुत तेज़ी से हर सेकेंड में क्या करें, हज़ारों बार उस चाबियों को एक ताले में क्या करें, इंजेक्ट करें, ठीक है, ठीक है। आप गुस्से से कर रहे हैं, फोर्स से कर रहे हैं, ठीक है, तो होगा क्या, उन 200 चाबी में से, उन 100 चाबी में से कोई भी एक चाबी जो होगी वो हल्का सा यानी कि मिलती जुलती होगी, और सारे के अंदर ज़बरदस्ती क्या हो जाएगी, घूम जाएगी, घूमेगी, ताला खुल जाएगा, ऐसे ही होगा ना, बहुत प्रेशर कर किए जा रहे हैं, ठीक है। तो इस अगर हम बात करें लो कंसनट्रेशन की, यानी कि दवाई के मॉलिक्यूल जो है बहुत ही कम है, एक नॉर्मल डोज है, ठीक है, तो वो जो दवाई होगी, फर्ज में मस्कुरानिक थी तो वो मस्कुरानिक रिसेप्टर भी लगेगी, ठीक है, वहीं लगेगी, क्योंकि शेप प्रॉपर तरीके से मैच हो रही होगी, ठीक है, चुपचाप वहाँ पर लग जाएगी, ठीक है, और काम करना शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर मैं इस मस्कुरानिक दवाई की, यानी कि मस्कुरानिक इसको लगना था मस्कुरानिक सेंटर पर, इस दवाई की हाई डोज कर दूँ, ठीक है, तो हमारे पास क्या है, अब बाहर सेल के बाहर के बहुत तूफान है,
बहुत इस मस्कुरानिक दवाई का या मस्कुरानिक एक्शन रखने वाली दवाई का, ठीक है, लगने वाली दवाई का रिसेप्टर पे बहुत तूफान है, ठीक है। तो होगा क्या, हमारे पास ये निकोटीनिक रिसेप्टर पे भी एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर पे भी क्या करेंगी, बार बार जाके टकराएगी, ज़बरदस्ती टकराएगी, प्रेशर डालेगी और ज़बरदस्ती उसकी शेप के साथ एडजस्ट हो जाएगी, ठीक है, और उसको ओपन करवा देगी, एक्टिवेट करवा देगी, ठीक है। लेकिन याद रखें हमारे पास, क्योंकि हमारे पास रिसेप्टर क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है, ये रिजिड नहीं होते रिसेप्टर्स। अब ये जो नेक्स्ट हेडिंग है लिखा हुआ क्या है, मैकेनिज्म्स ऑफ एसिटाइलकोलिन सिग्नल ट्रांसडक्शन। तो अब हम इन लफ्ज़ों का मतलब पहले क्लियर करते हैं कि मैकेनिज्म्स का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है तरीका या प्रोसेस, यानी कि कोई भी काम किस तरीके से हो रहे हैं, अंदर आखिर किस तरीके से हो रहे हैं। तो हम किसका तरीकाकार पढ़ने वाले हैं, ऑफ एसिटाइलकोलिन का पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सिग्नल ट्रांसडक्शन, सिग्नल मतलब यानी कि ये बेसिकली दिमाग का भेजा हुआ पैगाम है, ठीक है, जो एसिटाइलकोलिन लेकर आया है, ठीक है। अच्छा, अब ट्रांसडक्शन का मतलब क्या होता है। ट्रांसडक्शन का मतलब होता है, ये बहुत ही ज़रूरी लफ्ज़ है। ट्रांसडक्शन का बुनियादी जो मतलब होता है वो होता है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्या करना, खुद को कन्वर्ट करना, ठीक है, बदलना, ठीक है। अब इसको आसान इसे किसने से, फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया, आप घर के बाहर खड़े हैं, ठीक है, या आपके घर का गेट है, ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने स्विच को दबाया, ठीक है, बेल दबाई, ठीक है। तो होगा क्या, आपने अपनी उंगली से क्या किया, फिजिकल प्रेशर लगाया ना, अपनी उंगली से दबाया उस बेल को, लेकिन वो प्रेशर जो हमारे पास वो घूम कर वायर में क्या बन गया, ठीक है, बिजली का करंट, ठीक है, और बैल बज गई। ऐसे ही हुआ ना, यानी आपकी उंगली के टच से क्या हुआ, उंगली के टच से यानी कि फिजिकल प्रेशर से क्या हुआ, आपकी ये जो सिग्नल बदल गया, ठीक है, बैल बजी, करंट जनरेट हुआ, सब कुछ, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, ट्रांसडक्शन, यानी कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल जाना। अब ये जो पूरी हेडिंग है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एसिटाइलकोलिन जो है हमारे पास रिसेप्टर पर आके लगेगा, ठीक है, और सेल के अंदर क्या होंगी, कुछ चेंजिंग आना शुरू होंगी, ठीक है। हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं उनका मसला क्या है, मसला ये है कि हमारे सेल के बाहर क्या है, एक मेम्ब्रेन है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। और हमारे पास एसिटाइलकोलिन क्या है, एक केमिकल है, ठीक है, ये केमिकल आया, बाहर से आया और रिसेप्टर पर आके लग गया। लेकिन याद रखें जो एसिटाइलकोलिन हमारे पास है, ठीक है, ये इस मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाता, वो बस बाहर ही खड़ा रहेगा, ठीक है। अब अगर एसिटाइलकोलिन बाहर ही खड़ा रहेगा तो सेल के अंदर मौजूद जो ऑर्गन है, जैसे कि अगर हम बात करें ऑर्गेनेल है, जैसे कि अगर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया होगी, न्यूक्लियस वगैरह होगा, उनको कैसे पता चला कि बाहर से कोई ऑर्डर आया, ठीक है। तो बस इसी तरीके को हम क्या कहते हैं, इस तरीके को हम कहते हैं सिग्नल ट्रांसडक्शन, यानी कि बाहर खड़ा एसिटाइलकोलिन है, ठीक है, बाहर खड़ा कौन है, एसिटाइलकोलिन है, ठीक है, रिसेप्टर पर लगेगा और उसकी वजह से जो सेल के अंदर एक नया सिग्नल चल पड़ेगा, ठीक है, उसी जो बेसिकली सेल का काम ही बदल देगा। इस चीज़ को हम पूरा क्या कह रहे हैं, ट्रांसडक्शन कह रहे हैं। अब इसके बाद इस हेडिंग में जो फर्स्ट हमारे पास लाइन लिखी है, क्या लिखा हुआ है कि अ नंबर ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म ट्रांसमिट द सिग्नल जनरेटेड बाय एसिटाइलकोलिन ऑक्यूपेशन ऑफ द रिसेप्टर। यहाँ पे जो लफ्ज़ लिखा हुआ है एसिटाइलकोलिन ऑक्यूपेशन ऑफ द रिसेप्टर, इसका मतलब क्या होता है, एसिटाइलकोलिन का आना और रिसेप्टर की जगह, ये रिसेप्टर की जगह फॉर एग्जाम्पल सेल के ऊपर, ठीक है, रिसेप्टर की जगह को क्या कर लेना, ऑक्युपाई कर लेना, घेर लेना, ठीक है। अब यहाँ पर ऊपर देखें क्या लिखा हुआ है, अ नंबर ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म। इसका मतलब क्या है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ जब एसिटाइलकोलिन आया रिसेप्टर पर लगा तो हमारे पास सेल के अंदर फॉर एग्जाम्पल इस सेल पे लगा, ठीक है, तो इस सेल के अंदर हमारे पास डिफरेंट मैकेनिज्म रखने वाले मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, जाग जाएंगे। डिफरेंट मैकेनिज्म यानी कि डिफरेंट तरीकाकार रखने वाले, मुख्तलिफ तरीकाकार रखने वाले, जो स्मॉल माइक्रोस्कोपिक, क्योंकि सेल भी तो माइक्रोस्कोपिक है तो मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे, माइक्रोस्कोपिक, स्मॉल माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूल क्या होंगे, जाग जाएंगे, जो कि क्या करेंगे, जो सिग्नल इनको रिसीव हुआ रिसेप्टर एसिटाइलकोलिन के ऊपर लगा, ठीक है, जो सिग्नल इनको रिसीव हुआ उस सिग्नल को क्या करेंगे, ट्रांसमिट करेंगे आगे, ट्रांसमिट मतलब ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसने रिसीव किया सिग्नल को, ठीक है, फिर आगे इस मॉलिक्यूल को ट्रांसफ़र करेगा, ठीक है, यानी कि ट्रांसमिट करेगा, ठीक है। अब ये जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं जिनको मैंने दो सर्कल बना के शो किया, बेसिकली होंगे तो बहुत सारे लेकिन मैंने दो ही बनाए हैं, ठीक है, आसानी के लिए अपनी, ठीक है। तो हमारे पास ये जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं ये तभी एक्टिवेट होते हैं जब इनके ऊपर बाहर से आके, यानी कि बाहर सेल के ऊपर आके क्या लगता है, एसिटाइलकोलिन, यानी कि जब इनको सिग्नल मिलता है, ठीक है। अगर सिग्नल नहीं मिल रहा है, एसिटाइलकोलिन आके इन पर नहीं लग रहा है, यानी कि रिसेप्टर पर नहीं लग रहा, ठीक है, और सिग्नल इनको नहीं मिल रहा, तो ये क्या होता है, इनएक्टिव स्टेट में होता है, यानी कि सोए हुए होते हैं, ठीक है। और ये ज़रूरी है ताकि हमारे पास सेल का जो बैलेंस है बरकरार रहे, ठीक है, और एनर्जी ज़ाया ना हो। और ये इसलिए भी ज़रूरी है ताकि जब सही वक्त आए, यानी कि सही वक्त कौन सा, जब एसिटाइलकोलिन ऊपर आके लगे तो ये सही वक्त पे सही एक्शन ले सकें। अब ये जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं इनका नाम क्या है, ठीक है, तो इनका नाम क्या होता है, इनको हम बोलते हैं सेकंड मैसेंजर या फिर इनको बोल सकते हैं इफेक्टर एंजाइम, ठीक है, दोनों ही बातें सही हैं। क्योंकि फर्स्ट मैसेंजर कौन है हमारे पास, एसिटाइलकोलिन है, जो कि बाहर आके लगा है, तभी तो काम स्टार्ट हुआ है, ठीक है। ये फर्स्ट मैसेंजर जो सेल के बाहर है, जबकि जो सेकंड मैसेंजर है ये सेल के अंदर ही क्या करें, सिग्नल को आगे 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 ट्रांसफ़र कर रहे हैं।
अब ये स्मॉल मॉलिक्यूल कई किस्म के हो सकते हैं। इनमें से हम कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल्स को हम यानी कि सेकंड मैसेंजर इफेक्टर एंजाइम को हम डिस्कस कर लेते हैं, ताकि हमारे जहन में एक आइडिया हो जाए कि हाँ भाई ये हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम पहली बात करें तो पहले नंबर पर बहुत मशहूर है जी प्रोटीन। ठीक है, जी प्रोटीन ये कहाँ होता है भाई? ये हमारे पास रिसेप्टर के बिल्कुल नीचे बैठा हुआ होता है। जैसे एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर पर लगता है, ठीक है, रिसेप्टर पर लगने की वजह से जो नीचे बैठा हुआ जी प्रोटीन है फ़ौरन से एक्टिवेट होता है और क्या करता है? सिग्नल को आगे ट्रांसमिट करता है, यानी कि ट्रांसफ़र करता है। एक और हमारे पास है IP3 यानी कि आइनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट एंड DAG। ठीक है, ये दोनों बेसिकली क्या होता है हमारे पास? ये हमारे पास होते हैं सेल के अंदर कैल्शियम को रिलीज़ करवाते हैं। जब इनको सिग्नल मिलता है तो क्या करते हैं? कैल्शियम को रिलीज़ करवाते हैं। CAMP, ठीक है, थर्ड नंबर पे CAMP, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेकंड मैसेंजर जो कि क्या करता है? सेल के फंक्शन को कंट्रोल करता है। एंड फोर्थ पे आते हैं आयन चैनल्स। ठीक है, अब आयन चैनल पे हम क्या कहते हैं? सेकंड मैसेंजर ये फैक्टर एंजाइम कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे पास जब तक सेल के ऊपर एसिटाइलकोलिन आके नहीं लगेगा रिसेप्टर पे तो आयन चैनल भी नहीं खुलेंगे। ठीक है, तो इसलिए इनको भी क्या कहते हैं? सेकंड मैसेंजर कहते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो कोलिनर्जिक रिसेप्टर हैं दो किस्म के, निकोटिनिक भी है, मस्करानिक भी है। ठीक है, तो इसलिए दोनों का अगर हम बात करें, ये फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पर सेल है, ये भी सेल है। ठीक है, यहाँ भी रिसेप्टर, यहाँ भी रिसेप्टर, यहाँ पर आके लगा निकोटीन, यहाँ पर आगे लगा मस्करीन। ठीक है, तो यानी कि निकोटिनिक रिसेप्टर है, मस्करीनिक रिसेप्टर है। ठीक है, तो दोनों का अंदर जो सिग्नल को ट्रांसफर करने का मैकेनिज्म है बिल्कुल अलग होगा। यहाँ भी अलग होगा, यहाँ भी अलग। ठीक है, क्योंकि दोनों अलग अलग किस्म के रिसेप्टर्स हैं। अब यहाँ ये क्लियर करने की ज़रूरत है कि अगर हम बात करें निकोटिनिक की और अगर हम बात करें मस्करानिक रिसेप्टर की, दोनों के सिग्नल ट्रांसडक्शन में कहाँ फ़र्क आता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये है मस्करानिक रिसेप्टर। ठीक है, मस्करानिक रिसेप्टर कौन सा था? मस्करानिक रिसेप्टर का एक और नाम होता है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। ठीक है, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर का मतलब क्या है? यानी कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये है सेल। ठीक है, इसके ऊपर रिसेप्टर कौन सा है? ये मस्करानिक रिसेप्टर है। ठीक है, इसके बिल्कुल नीचे, इस रिसेप्टर के बिल्कुल नीचे क्या है? यानी कि इस रिसेप्टर का जो सेल के अंदर धंसा हुआ हिस्सा है ना, उसके साथ कौन अटैच है? उसके साथ अटैच्ड है जी प्रोटीन। ठीक है, उसका कौन अटैच है? जी प्रोटीन अटैच्ड है। ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर इज कॉल्ड मस्करानिक रिसेप्टर। ठीक है, अब जैसे ही एसिटाइलकोलिन इस पर आके लगता है तो हमारे पास क्या होता है? हमारे पास ये जी प्रोटीन कपल, ये जी प्रोटीन जो नीचे लगी हुई है बिल्कुल, ठीक है, ये एक्टिवेट होती है। देन ये क्या करती है? सिग्नल को आगे जो मॉलिक्यूल्स हैं सेकेंड मैसेंजर है उनको ट्रांसफर करती है, जैसे कि IP3 हो गया, DAG हो गया। ठीक है, इनको क्या करेगी? ट्रांसफर करेगी सिग्नल। ठीक है, यानी कि ये जो मस्करानिक रिसेप्टर है इसके पूरी तरीके से एक्टिवेट होने में सेकेंड्स लगते हैं। ठीक है, यानी कि कुछ वक्त लगता है, क्योंकि पूरा एक चेन रिएक्शन है, इसने इसको एक्टिवेट किया, इसने इसको एक्टिवेट किया। ठीक है, अब इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फ़र्क है और बहुत ही ज़रूरी फ़र्क है, यानी कि उसको समझना बहुत ज़रूरी है कि मस्करानिक रिसेप्टर का जो असर होता है वो लंबा होता है, यानी कि प्रोलॉन्ग्ड होता है एंड हम बोल सकते हैं गहरा होता है। अब गहरा क्यों बोल रहे हैं अभी समझते हैं, दोनों बातें क्यों बोल रहे हैं। ठीक है, प्रोलॉन्ग्ड होता है और एम्पलीफाइड मतलब हम बोल रहे हैं गहरा होता है। अगर हम बात करें निकोटिनिक रिसेप्टर की तो यानी कि दरवाज़ा खुला, यानी कि एसिटाइलकोलिन आके लगा, रिसेप्टर पे आके लगा तो हमारे पास जो आयन चैनल्स होते हैं वो खुल जाते हैं। ठीक है, यानी कि थोड़े से आयन अंदर आ गए, बात खत्म। ठीक है, जबकि मस्करानिक में ऐसा नहीं होता। मस्करानिक में हमारे पास रिसेप्टर पे आके लगा, एसिटाइलकोलिन, जी प्रोटीन एक्टिवेट हुआ। जी प्रोटीन एक नहीं है, फॉर एग्जाम्पल 10, 20, 30 एक्टिवेट होगा जी प्रोटीन। ठीक है, अब ये जी प्रोटीन फर्दर बहुत सारे एंजाइम्स को एक्टिवेट करेंगे, यानी कि पूरा जो चेन रिएक्शन था, यानी कि इसने एक मॉलिक्यूल को, इस एक जी प्रोटीन ने, इस जी प्रोटीन ने एक, यानी कि बहुत सारे हमारे पास जो एंजाइम थे। ठीक है, क्या पता ये दो को कर दे एक्टिवेट, यानी कि एक पूरा चेन रिएक्शन स्टार्ट होगा। ठीक है, यानी कि बहुत सारे हमारे पास एंजाइम्स वगैरह एक्टिवेट होंगे। अब जब तक ये चेन रिएक्शन चल रहा है और ये एंजाइम्स जो है एक्टिवेट होते हैं अभी तक सेल में, ठीक है, तब तक हमारे पास जो सेल के अंदर काम यानी कि ये करने के लिए गए थे वो काम होता रहेगा। ठीक है, हमें इन एंजाइम्स को दोबारा क्या करना होगा? इनएक्टिवेट करना होगा। ठीक है, जब तक ये एंजाइम्स एक्टिवेट नहीं होंगे, हज़ारों की तादाद में हमारे पास ये एंजाइम्स वगैरह एक्टिवेट हो चुके हैं, जब तक ये एंजाइम एक्टिवेट नहीं होंगे जो काम था चलता रहेगा। अगर हम बात करें तकरीबन कितना टाइम लगेगा, तकरीबन 1 to 2 मिनट्स लग जाते हैं हमारे पास इन एंजाइम्स को दोबारा इनएक्टिवेट करने में। अब ये जो एंजाइम एक्टिवेट हुए हैं, एंजाइम्स को हमें क्या करना होगा? इनएक्टिवेट करना होगा। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है कि जैसे ही एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर पे आके लगा, ठीक है, और लगने के बाद हट गया, जैसे ही वो हटेगा हमारे पास फ़ौरन से हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि ER और सेल मेम्ब्रेन पर क्या लगे होते हैं? कुछ पंप लगे होते हैं, सेल मेम्ब्रेन पर पंप लगे होते हैं, उनको हम कहते हैं SERCA, सार का पंप। ठीक है, ये पंप क्या करेंगे? ये जो कैल्शियम अंदर एक्टिवेट हुआ था एंजाइम्स के सिग्नल ट्रांसडक्शन की वजह से, यानी कि बहुत सारे एंजाइम एक्टिवेट हुए थे, उन्होंने क्या कहा था? आखिरकार कैल्शियम को एक्टिवेट करवाया था, यानी कि कैल्शियम का रिलीज बढ़ गया था सेल में। ठीक है, तो उन कैल्शियम को ये सार का पंप क्या करेंगे? दोबारा से जहाँ से कैल्शियम निकला था वहाँ पर भेज देंगे। ठीक है, एंड अगर कैल्शियम की अमाउंट ज़्यादा है, ठीक है, तो क्या करेंगे? कुछ एक्स्ट्रा कैल्शियम को सेल के बाहर भी क्या कर देंगे? पंप आउट कर देंगे। अब ये पूरा काम तकरीबन 2 से 10 सेकंड के अंदर हो जाएगा, यानी कि 2 से 10 सेकंड के अंदर सेल के अंदर जो एक्स्ट्रा कैल्शियम थी वो दोबारा नॉर्मल अमाउंट में आ जाएगी।
अब ये जो IP3 वगैरह एक्टिवेट हुए थे यानी कि सेकंड मैसेंजर, इनको भी क्या करना पड़ेगा, इनएक्टिवेट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये केमिकल्स हैं IP3 वगैरह, तो इनके हमें केमिकल स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा, यानी कि केमिकल मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास सेल के अंदर क्या एंजाइम होते हैं, फॉस्फेटेस एंजाइम हो गया, काइनेस एंजाइम हो गया, वो क्या करेंगे, इसका स्ट्रक्चर चेंज कर देंगे, ठीक है। और इस स्ट्रक्चर को चेंज करने में तकरीबन 10 से 30 सेकेंड लगते हैं। यानी कि अगर इन शॉर्ट हम कंपैरिजन करें मस्करानिक रिसेप्टर का एंड निकोटिनिक रिसेप्टर का, तो हमारे पास निकोटिनिक रिसेप्टर में सेकंड के अंदर अंदर हमारे पास काम खत्म हो रहा है, यानी कि विद इन मिली सेकंड, जबकि मस्करानिक रिसेप्टर में जो काम पूरा बिखर गया उसको समेटने में कुछ वक्त लग रहा है। अब यहाँ हल्का सा निकोटिनिक रिसेप्टर को टच कर देन हम आगे मूव करेंगे, ठीक है। अब मेरे पास ये सेल है, ठीक है, सेल के ऊपर क्या लगा हुआ है, रिसेप्टर, उसके ऊपर कौन आके लगेगा, हमारे पास निकोटीन आके लगेगा। निकोटीन जो हमारे पास किसी पे डिपेंड नहीं करता, जी प्रोटीन पे डिपेंड नहीं करता, यानी कि इसके रिसेप्टर के नीचे जी प्रोटीन नहीं है। जैसे इस पर आके लगेगा हमारे पास होगा क्या, ये बेसिकली जो रिसेप्टर है, अगर मैं निकोटीन रिसेप्टर को बड़ा करूँ तो ये 5 प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है, 1 2 3 4 5, 5 प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है। और इन प्रोटीन के दरमियान क्या है, एक हम बोल सकते हैं एक सुराख है, एक सुरंग है, ठीक है। जैसे ही एसिटाइलकोलिन इस पर आके लगेगा तो इस 5 प्रोटीन के जो 5 प्रोटीन से बने हुए रिसेप्टर की जो स्ट्रक्चर है, शक्ल चेंज होगी, हल्की शक्ल चेंज होगी, हमारे पास ये दरवाज़ा जो है खुल जाएगा, ये सुरंग खुल जाएगी। जब ये सुरंग खुल जाएगी, हमारे पास जो बाहर खड़ा हुआ सोडियम आयन है बहुत ही हाई अमाउंट में, वो फ़ौरन से क्या शुरू होगा, अंदर आना शुरू होगा। जैसे सोडियम आयन अंदर होगा, हमारे पास अंदर आएगा तो हमारे पास काम स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हमारे पास जो निकोटीनिक रिसेप्टर्स होते हैं, यानी कि जो मसल्स वगैरह की मूवमेंट में हमारे पास हेल्प करते हैं, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि निकोटीनिक रिसेप्टर ही क्या है, बहुत फास्ट है, ठीक है, बहुत फास्ट रिसेप्टर्स हैं, आयन चैनल रिसेप्टर्स हैं। अगली लाइन क्या कह रही है, लिखा है फॉर एग्जाम्पल व्हेन M1 और M3 रिसेप्टर्स आर एक्टिवेटेड द रिसेप्टर अंडरगोस आ कन्फर्मेशनल चेंजेस। अब यहाँ लिखा हुआ है कन्फर्मेशनल चेंजेस, ठीक है। इसका मतलब होता है शक्ल का बदल जाना। जैसे कि फॉर मेरे पास ये गेट है, ठीक है। अब गेट के ऊपर क्या लगा हुआ है, लॉक। मैंने इसमें क्या किया, इस लॉक में की इंसर्ट की। मेरे की इंसर्ट करने से क्या हुआ, इस लॉक के अंदर हल्की थोड़ी बहुत चेंजिंग आएगी, ठीक है। उन चेंजिंग यानी कि चेंजिंग आई और उसके रिजल्ट में क्या हुआ, गेट खुल गया, ठीक है। तो बेसिकली इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, कन्फर्मेशनल चेंजेस। अभी इस कॉन्सेप्ट को आगे मजीद क्लियर करते हैं। अब पहले ये बात क्लियर कर लेते हैं, चाहे निकोटीनिक रिसेप्टर चाहे मस्कुलानिक रिसेप्टर, दोनों में क्या होती है, कन्फर्मेशनल चेंजेस होती है, यानी कि शक्ल चेंज होती है, ठीक है। फिर मैं इस सेंटेंस को फिर हम डिटेल में समझते हैं, ठीक है। अच्छा, जैसे कि निकोटीनिक रिसेप्टर की बात करें तो उसमें क्या है, हमारे पास उसमें सिंपल 5 प्रोटीन से बना हुआ एक चैनल है, ठीक है, ऐसा ही है ना। जबकि हम मस्कुलानिक रिसेप्टर की बात करें तो मस्कुलानिक रिसेप्टर में क्या है, एक सिंपल सांप की तरह, ठीक है, एक सांप की तरह एक स्ट्रक्चर है जो कि 7 मरतबा क्या हो रहा है हमारे पास, यानी कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर 7 मरतबा, ठीक है। इसलिए हम जो मस्कुलानिक रिसेप्टर है इसको हम 7 ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर भी कहते हैं, ठीक है। अब हमारे पास ये जैसे ही सिर्फ इस पर आके लगता है, ठीक है, तो क्या होता है, हमारे पास जो इसकी टेल है, जिसकी यानी कि सांप की तरह ना, जो इसकी टेल होगी, जो इसकी पूँछ होगी, ठीक है, वो क्या होती है, यहाँ पर जी प्रोटीन जो लगा हुआ है इस रिसेप्टर के नीचे, मस्कुलानिक की बात करी ना, तो इसकी टेल, ठीक है, सांप की तरह की रिसेप्टर की जो टेल है वो जी प्रोटीन का बिल्कुल फिट बैठ जाएगी, ठीक है, तब ये जी प्रोटीन जाग जाएगा, ठीक है। तो ये बात याद रखनी है, दोनों में शक्ल चेंज हो रही है लेकिन रिसेप्टर की शक्ल में फ़र्क है, ठीक है, दोनों में कन्फर्मेशनल चेंजेस हो रही हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है M1 और M3 रिसेप्टर। इसका मतलब क्या हुआ कि सिर्फ M1 और M3 पे जी प्रोटीन लगी हुई रिसेप्टर के नीचे, क्योंकि फिर आगे लिखा हुआ है अंडरगोस अ कन्फर्मेशन चेंजेस। नहीं, इसका मतलब ये है कि बेसिकली हमारे पास चाहे हम M1 की बात करें या M1 रिसेप्टर, चाहे हम बात करें M2 की, चाहे हम बात करें M3 की, चाहे हम बात करें M4 की, चाहे हम बात करें M5 की, ठीक है, क्योंकि मस्कुलानिक रिसेप्टर की कितनी टाइप है, 5 टाइप, ठीक है। तो सब में जी प्रोटीन है लेकिन जी प्रोटीन की जो टाइप हैं वो अलग अलग हैं। अब देखिए अगर मैं बात करूँ M1, M3 और M5 रिसेप्टर की, ठीक है, तो इन 3 रिसेप्टर में जो प्रोटीन लगी हुई होती है नीचे, रिसेप्टर के नीचे, वो होती है GQ प्रोटीन, ठीक है। और ये क्या करती है, एक्टिवेट करवाती है, यानी कि मतलब क्या हुआ, GQ प्रोटीन एक्टिवेट हुई, ठीक है, आगे एंजाइम वगैरह सब हुए, ठीक है, एक्टिवेट वगैरह सेकंड मैसेंजर, ठीक है। और आखिरकार क्या हुआ, हमारे पास एज ए रिजल्ट क्या हुआ कि कैल्शियम का अंदर अमाउंट बढ़ गया, यानी कि सेल के अंदर कैल्शियम बढ़ गया, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास ये स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन में, सिक्रीशन को बढ़ाने वगैरह में ये हमारे पास रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। तो ये M1, M3, M5 प्रोटीन कौन सी, GQ प्रोटीन है। अगर मैं बात करूँ M2 की और M4 की, ये सेल है दो, इस पर लगा हुआ है M2 रिसेप्टर, इस पर लगा हुआ है M4, ठीक है। तो इन दोनों में यानी कि M2 और M4 जो रिसेप्टर है उनके नीचे जो प्रोटीन लगी हुई होती है वो कौन सी होती है, GI प्रोटीन, ठीक है। आई मतलब इनहिबिटरी, ठीक है, यानी कि इसमें थोड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस होगा, वैसे ही एंजाइम सेकंड मैसेंजर वगैरह एक्टिवेट होंगे और आखिरकार क्या होगा, हमारे पास आखिरकार सेल हाइपर पोलराइज जाएगा। हाइपर पोलराइज मतलब क्या, यानी कि हम बोल सकते हैं सेल शांत हो जाएगा, काल्म हो जाएगा। किस तरीके से कि सेल में जो लगे हुए थे पोटेशियम चैनल वो खुल जाएंगे और पोटेशियम जो होगा हमारे पास वो कहाँ चला जाएगा, सेल के बाहर चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, सेल के बाहर, ठीक है। तो यानी कि इसमें क्या होता है, इनहिबिटरी होता है, ठीक है।
जैसे बात करूँ एग्जाम्पल, जैसे कि दिल की धड़कन को स्लो करना, ठीक है, तो ये सब हो रहा था। अगली बात यहाँ पर लिखी हुई है कि डेजिनेटेड GQ दैट इन टर्न एक्टिवेट्स फॉस्फोलाइपेज C, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, देखिए हम बात कर रहे हैं M1 और M3 की, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है M1 M3, तो यहाँ पर हमारे पास कौन सी प्रोटीन होगी, GI होगी, GQ होगी, ठीक है। हमने समझ लिया अभी क्या कौन सी प्रोटीन होगी, GQ प्रोटीन होगी, ठीक है। M2 और M4 में कौन सी होती है, GI प्रोटीन होती है, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखनी है। अब फिर इसको समझते हैं कि यहाँ पर लिखा क्या जा रहा है। अब जैसे ही M1 या फिर M3 या फिर M5 रिसेप्टर एक्टिवेट हुए तो क्या होगा, GQ प्रोटीन एक्टिवेट होगा, और GQ प्रोटीन आखिर किसको एक्टिवेट करेगा, फॉस्फोलाइपेज C को एक्टिवेट करेगा, ठीक है। यहाँ ये बात ध्यान में रखें कि अगर हम बात करें M2 और M4 की, जहाँ पर हमारे पास G प्रोटीन कौन थी, GI प्रोटीन थी, ठीक है। तो GI प्रोटीन थी तो उसके बेसिकली इन दोनों के एंजाइम भी अलग होंगे, क्योंकि हमारे पास इन दोनों में क्या है, GI प्रोटीन, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास कौन सी प्रोटीन है, GQ प्रोटीन है, और इनके एंजाइम भी अलग होंगे, यानी कि वर्कर्स भी अलग होंगे, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखें, दोनों में फ़र्क है। अब ये जो फॉस्फोलाइपेज C है ये होता कहाँ है, ये होता है हमारे पास, मैं इस सेल मेम्ब्रेन को क्या कर रही हूँ, खोल रही हूँ, ठीक है। जब मैंने खोला तो सेल मेम्ब्रेन की अंदर वाली साइड पे, यानी कि इंट्रा सेलुलर साइड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर ये चिपका हुआ होता है, क्योंकि इसका काम मेम्ब्रेन में मौजूद जो लिपिड एक ख़ास किस्म की चर्बी उसको तोड़कर IP3 और DAG बनाना होता है। IP3 और DAG क्या है, सेकेंड मैसेंजर है। अब इसके बाद यहाँ इस लफ्ज़ का मतलब देखें, फॉस्फोलाइपेज C, ठीक है। तो बेसिकली वो एंजाइम जो कि क्या करे, जो फॉस्फोरस कंटेनिंग लिपिड, जिसके यानी कि वो लिपिड जिसमें क्या हो, फॉस्फोरस हो, और तुम ऐसे लिपिड को क्या कहेंगे, फॉस्फोलिपिड कहेंगे, ठीक है। वो एंजाइम जो इस फॉस्फोलिपिड को काटे, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, फॉस्फोलाइपेज कहेंगे। ये जो आगे C लिखा हुआ है इसका मतलब क्या, देखें, फॉस्फोलाइपेज एंजाइम है, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास फॉस्फोलाइपेज जो एंजाइम है ना, इसकी ABCD टाइप है, ठीक है। तो हम यहाँ पर जिस टाइप की बात करें वो है C, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग टाइप इसलिए बनाई गई फॉस्फोलाइपेज ABCD, क्योंकि ये सारी जो हैं ये फॉस्फोलिपिड को अलग अलग जगह से काटती हैं, ठीक है। इसलिए जो हम स्पेसिफिक बात कर रहे हैं वो फॉस्फोलाइपेज C की बात करें, जो फॉस्फोलिपिड को एक स्पेसिफिक जगह से काट रही है। अब ये जो ऊपर 1 लिखा हुआ है इसका मतलब इस एंजाइम का नाम नहीं है ये पूरा, ठीक है, फॉस्फोलाइपेज C बस ये नाम है, ठीक है। ये जो 1 लिखा हुआ है ये आपको ये बता रहा है कि अगर आप इस पेज के बिल्कुल लास्ट में चाहें तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि अगर आपको इस चीज़ को और डेप्थ में देखना है तो आप इस बुक को देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिलहाल हम इस चैप्टर को डिटेल में समझेंगे, दैन अगर टाइम बचा तो हम इसको भी देख लेंगे।